हेलो फ्रेंड्स, एसकेडीपी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे ओवरऑल वॉइस का पार्ट 13, जबकि स्पेशल केस ऑफ वॉइस का पार्ट 5। और इसमें हम पैसिव वॉइस ऑफ डबल क्लाउज सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे। यह हेडिंग आपको कंफ्यूज करेगा, मैं अपने शब्दों में बता देता हूं। अर्थात एग्जाम में कुछ सेंटेंस ऐसे दे दिए जाते हैं जिसमें मोर देन वन क्लाउज होता है, तो उसका पैसिव बनाने में बच्चों को दिक्कत आती है। ठीक है। और वहां पे 90% बच्चे यदि जो कुछ जानते भी हैं तो क्या कहते हैं कि सर जिसमें भी मोर देन वन क्लाउज होता है उसमें जो सबसे पहला क्लाउज होता है, पहला क्लाउज कहने का तात्पर्य है मेन क्लाउज, है ना, मेन क्लाउज। तो मेन क्लाउज को हम लोग एक से पैसिव बना देते हैं और बाकी जो क्लाउज बच जाता है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, एज इट इज उतार देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है मित्रों। क्या यह बात 100% लागू होता है या 100% सही है? तो बिल्कुल नहीं, है कि नहीं। और यह जानकारी आपकी अधूरी है, और अधूरी जानकारी अपने आप में कितनी जहरीली होती है ये बात आप समझ सकते हैं। तो इस तरह के कंफ्यूजन को हम इस वीडियो लेक्चर में खत्म करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और एक चीज और, यहाँ पर अपने कमजोर छात्रों को देखिए, वीडियो सबको ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। तो यहाँ पे एक टर्म आ रहा है बार बार, सर क्लाउज का और सेंटेंस का। ठीक है, तो आपको जानना जरूरी होगा कि ये क्लाउज एक्चुअली में क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है कि नहीं। तब ना हम देखेंगे कि एक सेंटेंस के अंदर मोर देन वन क्लाउज कैसे आता है और उसका पैसिव हम कैसे बनाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इसमें आप जो बच्चे इस बात को जानते हैं, कह रहे हैं कि मोर देन वन क्लाउज होता है तो केवल एक का बनाते बाकी का छोड़ देते हैं, मैं उनके लिए बताना चाहता हूं कि आप इसमें कुछ नया सीख के जाएंगे। आप जो जानते थे वहां पे 10% या 20% कुछ ऐसी भी बातें हैं जो आपने नहीं जानी, और वही चीज आपके लिए खतरनाक साबित होगा, एग्जाम में आप गलत करके आएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लाउज और सेंटेंस के अंदर क्या डिफरेंस है, किसे कहते हैं। बस 1 मिनट का समय आपका लेंगे और कमजोर छात्रों के लिए मैं बता दूं कि ये क्या होता है। तो देखिए, जिसमें एक बिल्कुल सिंपल, जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब है कि नहीं, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो, सिंपल सी बात है, जिसमें केवल सब्जेक्ट और वर्ब होता है उसे हम लोग क्लाउज कहते हैं। ठीक है। और जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा भी कुछ होता है जिसको हम लोग अदर वर्ड कहते हैं, तो फिर इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का नाम होता है सेंटेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल दे देते हैं, देखिए आपको यहाँ पर, जैसे हमने कहा राम रीड्स, ये क्या है जी, अपने आप में देखिए ये सब्जेक्ट है और इट्स आपका वर्ब है, तो फिर इसमें केवल सब्जेक्ट वर्ब हुआ ना जी, तो इसका नाम होगा क्लाउज। ठीक है। और राम रीड्स अ बुक, इसमें जोड़ देते हैं अ बुक, राम एक किताब पढ़ता है। तो अब देखिए सब्जेक्ट है, ये वर्ब है आपका, बाकी ये बुक क्या है, अदर वर्ड है, तो फिर इसका नाम हो जाएगा आपका सेंटेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इससे आसान क्या होगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे एक चीज समझिए कि एक नोट याद रखिएगा कि दुनिया का हर एक सेंटेंस एक क्लाउज हो सकता है, लेकिन हर एक क्लाउज एक सेंटेंस नहीं हो सकता है। ये बात पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए कि यदि हम आपसे पूछते हैं, ध्यान दीजिए, यदि हम आपसे पूछेंगे कि बेटा क्लाउज और सेंटेंस के अंदर क्या कॉमन है, तो कॉमन आप मैथ में कॉमन लेते हैं ना जी, तो वहां पे आप देखते हैं कि सर जो दोनों में आता है उसे कॉमन कहते हैं, वो कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें सब्जेक्ट है, सपोज करिए जिसमें सब्जेक्ट वर्ब है उसको क्लाउज बोल रहे हैं ना, और जिसमें सब्जेक्ट वर्ब के अलावा भी कुछ हो रहा है उसे हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का नाम सेंटेंस हो रहा है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा, तो यहाँ पे देखिए इसमें सब्जेक्ट है तो इसमें भी सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब है तो इसमें भी वर्ब है। इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों में कॉमन हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। और यहाँ पे अदर वर्ड इसमें है और इसमें नहीं है, तो ये दो चीजें कॉमन हो गई। तो अब आप मुझे बताइए कि जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा अन्य भी होता है, कुछ होता है जिसको अदर वर्ड कह रहे हैं, उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का नाम सेंटेंस आप रख रहे हैं, तो एक सेंटेंस के अंदर निश्चित रूप से 100% सब्जेक्ट वर्ब होगा ही होगा। तो जिसमें सब्जेक्ट वर्ब होगा उसका नाम क्लाउज होगा, है कि नहीं। देखो एक सिंपल सी बात समझो, यहाँ पर क्लाउज यह नहीं कहता कि सब्जेक्ट वर्ब के अलावा कुछ आ गया तो अपराध होगा या फिर हम नहीं होंगे। अरे भाई वो केवल इतना कह रहा है कि जिसमें भी सब्जेक्ट वर्ब होगा उसमें हम होंगे, ऐसा क्लाउज कह रहा है। और सेंटेंस कह रहा है कि जिसमें भी सब्जेक्ट वर्ब के अलावा भी कुछ लिखा हो उसमें हम होंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जिसमें केवल सब्जेक्ट वर्ब होगा उसमें तो क्लाउज है, लेकिन जिसमें सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड भी है, तो भाई इसमें भी तो सब्जेक्ट वर्ब है तो क्लाउज तो इसमें भी है, लेकिन इसमें अदर वर्ड आ गया तो इसमें क्या है, सेंटेंस है, ये सेंटेंस भी है। बात से यहाँ पे कहा जाता है कि दुनिया का हर एक सेंटेंस एक क्लाउज होगा। क्यों? क्योंकि क्लाउज कहता है कि
हमको एक सब्जेक्ट एक वर्ब चाहिए, बाकी कुछ दो तो भी ठीक है, नहीं दो तो भी ठीक है, लेकिन सेंटेंस क्या कहता है कि हमको सब्जेक्ट या वर्ब के अलावा भी कुछ चाहिए। समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से सब्जेक्ट सॉरी क्लाउज और सेंटेंस के बीच डिफरेंस आप अच्छे से समझ गए होंगे। यह समय मैंने इसलिए दिया क्योंकि मेरा उद्देश्य ही यही होता है कि किसी टॉपिक को इस कदर समझाया जाए कि वह 1% माइनस में भी डाउट ना रहे, है ना, माइनस में भी डाउट ना रहे, ठीक है ना। इसलिए और साथ ही साथ थोड़ा सा हम इधर उधर इसलिए भटक जाते हैं क्योंकि हम सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाते हैं। बस ये नहीं कि कुछ स्मार्ट बच्चे जो डाउनलोड होकर आए हैं केवल उनके लिए बना रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम सबके लिए बना रहे हैं। कुछ बच्चे जो बोर होते हैं भाई उनके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम। और तो चलिए देखते हैं अब कि आप समझ गए कि यहाँ पर डबल क्लाउज सेंटेंस का मतलब क्या है, ठीक है। अब देखिए पहले सेंटेंस यहाँ पे देखिए कह रहा है आई आस्क्ड अमित इफ ही वेंट टू पटना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आई सब्जेक्ट है, आस्क वर्ब है, तो सब्जेक्ट वर्ब आ गया तो इसका नाम क्लाउज है, बाकी कुछ है नहीं है उसको छोड़िए, सब्जेक्ट वर्ब मिल गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा क्लाउज। तो ये क्लाउज है कि नहीं है। और यहाँ पे देखिए इफ अपने आप में एक कंजंक्शन है, फिर से देखिए यहाँ पे ही एक सब्जेक्टिव केस है, यहाँ पे वेंट वर्ब है, तो इसका मतलब ये भी अपने आप में एक क्लाउज है। तो एक क्लाउज ये हुआ और एक क्लाउज ये हुआ, दो क्लाउज हुआ कि नहीं हुआ। और अपने आप में यहाँ पे देखिए फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो यह टोटल क्या है जी, एक सेंटेंस है। सेंटेंस की एंडिंग समझ लीजिए, जहां कहीं भी फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क, ये तीन साइन जहां कहीं मिलता है बेटा उसको हम समझ लेंगे कि वो कंप्लीट अपने आप में एक सेंटेंस है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर यहाँ फुल स्टॉप यहाँ पे मिला ना, तो ये टोटल अपने आप में एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस के अंदर दो क्लाउज हैं। आई होप समझ गए आप। अब देखो यहाँ पर अब जो है इस टॉपिक को पढ़ने लायक आप बन गए हो तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक जो है इसमें क्या है कैसे है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी सेंटेंस में मेन क्लाउज के साथ एक या एक से अधिक सब ऑर्डिनेट क्लाउज है कि नहीं। यहाँ पे सब ऑर्डिनेट क्लाउज क्या होता है, ये टर्म कुछ बच्चों को दिक्कत करेगा। फिलहाल ये वर्ड को लोग याद रखेंगे कि इसी वर्ड को याद कर लीजिए कि यही वर्ड होना चाहिए फिलहाल के लिए, ठीक है। बाकी सब ऑर्डिनेट क्लाउज क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्लाउज क्या होता है, यह बात जब हम क्लाउज पढ़ाएंगे वहां पे डिटेल में तो आपको सभी क्लाउज का यूज भी समझ जाएंगे आप और उसका टाइप भी समझ जाएंगे। तो कमजोर छात्र केवल इतना याद रखें कि यहाँ पर सब ऑर्डिनेट क्लाउज कहने का तात्पर्य है इफ, वेदर, और डब्ल्यूएच क्लाउज कहने का तात्पर्य है, डब्ल्यूएच फैमिली आप समझते हैं जो बारह होता है, व्हाट, व्हेन, हाउ मेनी, हाउ मच होता है ना जी। तो फिर वहां पे ये बात कर रहा है। और यहाँ पे दैट क्लाउज कहने का मतलब होगा कि दैट होगा और उसके आगे एक सब्जेक्ट वर्ब होगा जिसे क्लाउज कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से डब्ल्यूएच फैमिली होगा, उसके बाद सब्जेक्ट या वर्ब होगा जिसे हम लोग क्लाउज कहते हैं। तो यहाँ पे आई होप आप समझ गए होंगे। तो कह रहा है कि यदि किसी सेंटेंस में मेन क्लाउज के साथ, अब ये मेन क्लाउज क्या होता है जी, तो कोई भी ऐसा सेंटेंस कोई भी ऐसा क्लाउज जो किसी सेंटेंस की शुरुआत करता है, मिला जुला के यहाँ पे समझिए जैसे जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये जरूरी नहीं है कि मेन क्लाउज हमेशा शुरू में होगा, लेकिन 90% आप ये समझ लीजिए कि मेन क्लाउज का मतलब वही क्लाउज को कहते हैं कि जो किसी भी सेंटेंस के एकदम शुरू में होता है। तो देखिए यहाँ पे आई आस्क्ड अमित, यहाँ पे जो क्लाउज सब्जेक्ट वर्ब को हम क्लाउज कह रहे हैं, तो इस क्लाउज को हम लोग मेन क्लाउज कहेंगे क्योंकि जो वाक्य की शुरुआत कर रहा है, इसे प्रिंसिपल क्लाउज भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कह रहा है कि यदि किसी सेंटेंस में मेन क्लाउज के साथ एक या एक से अधिक क्या होगा जी, सब ऑर्डिनेट क्लाउज होगा। सब ऑर्डिनेट क्लाउज कहने का मतलब है कि ये वर्ड्स होंगे और इससे जुड़ा एक और भी सब्जेक्ट वर्ब होगा, है कि नहीं। तो कह रहा है कि जुड़े हो तो उसका पैसिव बनाते समय केवल मेन क्लाउज का ही पैसिव बनाया जाता है और बाकी क्लाउज के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है ना, ये अपने आप में सब्जेक्ट वर्ब आ गया तो क्लाउज है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन कहने का क्या तात्पर्य है, जो बच्चे नहीं जानते हैं बस इतना समझे कि यहाँ पे सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन की जगह पे इफ हो सकता है, वेदर हो सकता है, डब्ल्यूएच फैमिली में से कोई एक वर्ड हो सकता है यहाँ पे और दैट भी हो सकता है। और इसके बाद क्लाउज लिखने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर फिर से एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा। तो स्ट्रक्चर समझे कि नहीं समझे। अब इसका पैसिव कैसे बनना है बाबू, यहाँ पे कह रहा है कि सब्जेक्ट होगा। अब सब्जेक्ट क्या कहने का मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्ट है यही ना कि इधर सब्जेक्ट बनता है, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में, और यहाँ पे पैसिव बनाएंगे तो जाहिर सी बात है पैसिव बिना हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि क्या हेल्पिंग वर्ब आएगा। और यहाँ पे कोई भी फॉर्म होगा तो पैसिव में भित्री हो जाता है, हम सभी जानते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए बाई प्लस सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है यहाँ बाई के साथ इसको लिखते हैं ना जी, तो ये लिखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऑप्शनल होता है। इसको चाहते तो हम नोट में नीचे लिखते, लेकिन यहीं पे समझ लीजिए ये ऑप्शनल होता है।
मतलब बाई प्लस एजेंट, इसको जब बाई के साथ यहाँ पे लिखते हैं, जो पहले से लिखते आ रहे हैं, तो ये ऑप्शनल है, मतलब इसको आप छोड़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। अभी एग्जांपल में आप बेहतर समझ जाएंगे। और यहाँ पे देखिए सब ऑर्डिनेट जो कंजंक्शन यहाँ पे होगा, उस कंजंक्शन को सेम एज इट इज यहाँ पे लेंगे और बाकी क्लाउज को भी सेम यहाँ पे वैसे ही लेंगे। तो अब देखिए इसको एग्जांपल के जरिए समझिए। कह रहा है कि आई आस्क्ड अमित इफ ही वेंट टू पटना। तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहला क्लाउज में देखिए आपका ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट बना लिया, और चूंकि पास्ट इंडेफिनिट तो वाज वर्ब लगा दिया यहाँ पे वाज, और यहाँ पे इसका थर्ड फॉर्म आस्क्ड ही होगा। और देखिए यहाँ पर इस आई को बाई के साथ है, अब देखिए बाई में लिख रहे हैं, इसमें नहीं भी लिखे हैं, नहीं लिखे हैं ना, तो इसमें नहीं लिखे हैं तो भी ये सेंटेंस सही है, ठीक है। अब बाकी ये जो आगे वाला क्लाउज है, इसको सेम एज इट इज उतार देते हैं ना, छेड़छाड़ नहीं करते हैं, यही बात यहाँ पे लिखा हुआ था, तो इसमें छेड़छाड़ नहीं किए हैं। यहाँ पे देखिए बाकी से ये जो क्लाउज है, इसको सेम ऐसे यहाँ पे कॉपी कर दिए हैं। और यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है, इसको बाई के साथ यहाँ नहीं लिखे हैं, इसमें लिखे हैं, देखिए इसमें लिखे हैं, तो जिसमें लिखे हैं वो अभी सही है, और जिसमें नहीं लिखे हैं वो अभी सही है। समझ में आया? वही बात ये कह रहे थे कि यहाँ पे ऑप्शनल होता है। तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा बिना दिमाग, जिसका दिमाग उठना में होगा वो समझ जाएगा हमारे वीडियो में। यार क्या बात करते हो। यहाँ देखिए कौन है कि आई आस्क अमित, तो मैंने अमित को इधर लिया, यहाँ पे हेल्पिंग में लगाया, यहाँ पे थर्ड फॉर्म इसका है, यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट बाई के साथ हम लिख भी दे तो भी दिक्कत है नहीं है, ना भी लिखे तो भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिखा तो भी सही है। और बाकी देखो बाकी क्लाउज को मैंने क्या किया जी, एजिटीज उतार रहे हैं, देख रहे हो कोई दिक्कत है नहीं ना, एजिटीज जिसको कॉपी कर रहे हैं। सेकंड में देखिए क्या कर रहा है कि ही आस्क्ड मी। अब देखो व्हेन, यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली कहने का क्या मतलब है, डब्ल्यू एच क्लाउज कहने का मतलब है कि यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली से कोई एक होगा और बाकी क्लाउज होगा, सब्जेक्ट वर्ब होगा। तो यहाँ पे देखिए वेन आया ना, और ये सब्जेक्ट वर्ब आ गया, तो फिर ये क्लाउज हो गया, है कि नहीं। तो वही कह रहा है। अब देखिए कह रहा है कि आई वाज, अब चूंकि यहाँ पे मी इधर आके आई बन गया, पास्ट इंडेफिनिट तो वाज लग गया, और यहाँ पे इसका थर्ड फॉर्म यही होता है। आप चाहते तो इसको बाई हिम यहाँ पे लिख दे तो भी गलती नहीं है। यहाँ पर इसके जस्ट बाद आप चाहें तो यहाँ पे बाई हिम लिख दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी सही है, और नो लिखें तो भी सही है। और बाकी देखिए यहाँ पे वेन आई वुड कंप्लीट माई वर्क को वेन आई वुड कंप्लीट माई वर्क सीधे उतारा गया कि नहीं उतारा गया है, तो इस तरीके से सही है, ठीक है। तो आई होप इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि एक डबल क्लाउज सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाया जाता है। लेकिन मैंने कहा कि इतनी सी बात तो 90% बच्चे जानते होंगे, जो बच्चे भी थोड़ा सा ईमानदारी से पढ़ते होंगे वो इस बात को जानते होंगे। लेकिन हमने क्या कहा कि 100% इस बात को आप लिख के ले लीजिए कि आपको इसमें 10-20% कुछ जानकारी ऐसे भी देंगे जहां पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये लॉलीपॉप नहीं पूछता है नौकरी के एग्जाम में ये नहीं पूछता है। आजकल वहां से टर्म उठाए जाते हैं जहां पे बच्चा, देखिए मान के चलिए कि 5,000 वैकेंसी होती है तो 50 लाख बच्चे भरते हैं, पढ़ते तो सब हैं, पढ़ाते सबको सब टीचर हैं, लेकिन पास केवल 5 सर होता है। क्यों? क्योंकि ये जो 20% या 30% जो केसेज है ना, वही चीजों पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, या जो ध्यान देता है वही पास होता है। तो इसलिए आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे वो 10% केस जो है यदि आप वो नहीं जानते हैं तो फिर आप जो जानकारी अधूरा लेके बैठे हैं अपने आप में एक जहर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। और ये डबल क्लाउज से संबंधित ये जो बात है कि सर मोर देन वन क्लाउज के सेंटेंस के अंदर होता है तो केवल पहला क्लाउज को बना देते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं, छेड़छाड़ नहीं करते हैं, जिसकी कॉपी कर देते हैं, यह बात 100% अपने आप में सच नहीं है। इसके पीछे कुछ नोट भी है, आपको याद रखना है, तब जाकर के यह जानकारी आपका कंप्लीट होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। पर दो नोट है, इसको समझ लेते हैं, तब जाकर के ये जो डबल क्लाउज सेंटेंस वाला जो पैसिव होता है आप 100% इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा आपको और एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे नोट नंबर 1 क्या कह रहा है। कह रहा है कि कई बार मेन क्लाउज के अंदर ऑब्जेक्ट का अभाव रहता है, अतः ऐसी स्थिति में अपने तरफ से यहाँ पे क्या करना है बाबू, ईट इज या ईट वाज, है कि नहीं, का प्रयोग किया जाता है। इसको एग्जांपल के जरिए समझिए। राम सेड दैट, यहाँ पे कह रहे हैं कि राम सेड दैट, राम ने कहा कि, है ना, सीता रॉट अ लेटर। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट का अभाव है कि नहीं है, देखिए सब्जेक्ट है आपका, देखिए ये राम क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, ये सेड क्या हुआ, वर्ब हुआ, सॉरी वर्ब हुआ, और यहाँ पे दैट कंजंक्शन है, दैट क्या है, कंजंक्शन है। तो यदि दैट ये कंजंक्शन हुआ तो आप बताएं इसके बीच में कहीं ऑब्जेक्ट है जी, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है नहीं है, नहीं है ना। तो वही कह रहा है कि कई बार ऐसा होता है, देखिए पिछले वाले में ऐसा था कि आई आस्क्ड अमित, तो अमित क्या था, ऑब्जेक्ट था,
लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, राम सेड दैट, सीधे यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब ऐसी स्थिति हो तो कह रहा है कि अपने मन से ईट इज या ईट वाज। अब कुछ कमजोर छात्र कहेंगे सर कब ईट इज या कब ईट वाज, तो बाबू जब सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट का होगा तो ईट वाज, जब प्रेजेंट इंडिफिनिट का होगा तो ईट इज, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए, तो राम सेड, चूंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये सेड क्या है, V2 है, तो ये पास्ट इंडिफिनिट है, तो इसलिए हमने क्या ले लिया यहाँ पे, ईट वाज ले लिया। तो यहाँ पे देखिए ईट वाज अपने मन से ले लिया, और यहाँ पर इसका थर्ड फॉर्म भी यही होता है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म हमने लगाया। और यहाँ पर इसको ऑब्जेक्ट, ये ऑप्शनल है, मैंने कहा था पिछले स्लाइड में, तो ये फिर भी मैंने यहाँ पे लिखा बाई राम, ठीक है। और बाकी जो अगला क्लाउज है इसको क्या कर रहे थे, सेम एज इट इज उतार रहे थे जी, तो देखिए यहाँ पे दैट क्लाउज वाला जो है इसको एज इट इज उतार दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, तो इसको ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने कहा था कि, या आप भी, या 90% बच्चे क्या समझते हैं या पढ़ते हैं कि सर जब मोर देन वन क्लाउज वाले सेंटेंस होते हैं तो उसमें केवल फर्स्ट क्लाउज, जिसको मेन क्लाउज कहते हैं, बना लेते हैं और बाकी को छेड़छाड़ नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये जानकारी आप दीजिएगा तो आपकी जानकारी पूरी हो जाएगी। कह रहा है कि यदि एंड बट आर सो जैसे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, अभी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन मैंने पिछली स्लाइड में कहा कि कुछ बच्चे जो पढ़े होंगे वो समझ रहे होंगे, है ना, आज जो नहीं पढ़े होंगे तो कंजंक्शन का जब वीडियो लेक्चर आएगा तो उसमें आप अच्छे से समझ जाएंगे कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या है। फिलहाल पे समझिए कि इन वर्डों को याद रखिए कि यदि ये वर्ड आते हैं तो इन्हें हम लोग कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। और कह रहे हैं कि से दो या दो से अधिक, यदि इन सब शब्दों से दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लाउज, और फिर एक टर्म आ गया इंडिपेंडेंट क्लाउज। फिलहाल आप इतना ही समझिए कि ये इस पे कोई वर्ड आएगा और इससे जुड़ा हुआ कोई एक अगला क्लाउज भी आएगा, ठीक है, से जुड़े हो तो सामान्यतः हर क्लाउज का पैसिव वॉइस अलग अलग बनाया जाता है, क्योंकि वे सभी अपने आप में पूर्ण वाक्य अर्थात मेन क्लाउज होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे कह रहे कि राम रॉट अ लेटर, अब देखिए बीच में क्या आया जी, एंड आया ना यहाँ पर, जब बीच में एंड आया तो इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। यदि ये नाम याद नहीं रखना चाहते हो, ये टर्म नहीं याद रखना चाहते हो, तो आप इन वर्डों को याद रखो, है कि नहीं। यहाँ पे एंड आया और देखिए फिर से यहाँ पे सीता या पोस्टेड कवर, तो यहाँ पे फिर सब्जेक्ट वर्ब आ गया थे, क्लाउज हुआ। यहाँ पे देखिए दो क्लाउज, एक क्लाउज है और एक क्लाउज है, दोनों क्लाउज किससे जुड़े हैं जी, एंड से। ध्यान रहे, एग्जामिनर यहीं से देता है, जो बच्चे 10% केसेज में जानते हैं ना, एग्जामिनर इस समय नौकरी वाले में वहीं से क्वेश्चन उठा रहा है। क्योंकि देखिए इससे पहले वाली जो जानकारी है वो शायद 90% बच्चा जो थोड़ा भी सीरियस होगा स्टडी के प्रति वो जानता होगा, लेकिन यह बात 90% बच्चे गलत करके आते हैं। तो इसलिए मैंने कहा, क्योंकि देखिए इसमें उनको ये लगा हाँ डबल क्लाउज है ना, तो कितना भी ज्यादा उससे मतलब नहीं है, हम केवल एक क्लाउज को बनाएंगे और बाकी को उतार देंगे, कि ये वाला तोते की तरह रटा है वो, और इस तरीके से ये हो जाएगा बलंडर, गलती नहीं बलंडर कहते हैं। यहाँ पे कह रहे कि राम रॉट अ लेटर, तो इस तरीके से एंड आपका कोऑर्डिनेट कर दिया, फिर इनमें से इसको याद करिए, आप दिया हुआ है ये सेकंड क्लाउज है, अब इसका पैसिव बनाइएगा आप, तो बाबू यहाँ दोनों क्लाउज का बनेगा। अब दोनों क्लाउज का बनाइए, राम रॉट अ लेटर, यहाँ पे देखिए पास्ट इंडेफिनिट है तो अ लेटर को मैंने इधर किया, यहाँ पे वाज लगाया, रिटन थर्ड फॉर्म लगाया, बाई राम किया। फिर यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को यहाँ पे उतारा, कहाँ गया, यहाँ पे उतारे, और उसके बाद से इसका पैसिव बनाया था, ईट आपके इधर आके सब्जेक्ट बना, ये भी पास्ट टेंस में तो वाज लगा, पोस्टेड थर्ड फॉर्म ये है, बाई के साथ सीता को लेकर था। इस तरीके से ये दोनों का पैसिव बना के नहीं बना, और पहले वाला नियम यदि इसमें लगा दे तो बलंडर होता कि नहीं होता। इसी तरह से दूसरा देखिए, राजू इनवाइटेड मोहन बट मोहन रिफ्यूज द इन्विटेशन, है ना, राजू ने मोहन को इनवाइट किया जबकि मोहन ने क्या किया, इस इन्विटेशन को क्या किया जी, रिफ्यूज कर दिया। देखिए कह रहा है कि मोहन वाज, अब अलग अलग बनाएंगे ना, तो ये सब्जेक्ट देखो इधर आके ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट बना, फिर वाज इनवाइटेड और इसको बाई के साथ राजू लिखा, फिर ये देखिए आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो बट है, और फिर इसका भी पैसिव वॉइस बनाया गया। अब देखिए द इन्विटेशन, इधर आके सब्जेक्ट बन गया द इन्विटेशन, फिर यहाँ पे वाज लगा, पास्ट में रिफ्यूज लगा, और बाई के साथ मैंने मोहन को लिखा। तो आपने देखा कि यहाँ पर दोनों क्लाउज का भी पैसिव बन सकता है, 2 नहीं 5 नहीं 10 भी क्लाउज होगा तो पैसिव बन सकता है, यदि वह इन सब वर्डों से जुड़ा हो तो, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो है कि मोर देन वन क्लाउज जो एक सेंटेंस के अंदर देता है और उसका पैसिव एग्जाम में पूछा जाता है, आई होप इससे माइनस में भी 1% डाउट नहीं रहा होगा। और यदि रहा, और हाँ एक चीज और, हमारी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, यदि ये जानकारी आपको पहले से पता थी तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं पता थी तो ईमानदारी से बताइएगा कि हाँ सर ये डबल क्लाउज से रिलेटेड जो बच्चे पहले से
डबल क्लाउज में एक बात जानते थे कि एक क्लाउज को बनाते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। क्या ये बात आप जानते थे? और यदि जानते थे तो अच्छी बात है, फिर भी आप कमेंट कीजिएगा, और नहीं जानते थे तो भी आप कमेंट कीजिएगा हाँ सर ये बात हम नहीं जानते थे और अधूरा एक जानकारी मैं जानता था, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और मुझे लगे कि हाँ मैं तो कोशिश यही करता हूँ कि, क्योंकि देखिए कई सारी लोगों के वीडियो को देखने, बड़े बड़े जो टीचर यूट्यूब पे आते हैं उन सबका वीडियो को मैं एनालिसिस करता हूँ, देखता हूँ कौन क्या बता रहा है, कैसे बता रहा है, और कोशिश ये रहती है कि आप लोग के लिए मेहनत करते हैं, हम चाहे जहां से भी लाएं, गूगल चलाएं, किसी बुक से लाएं, कहीं से भी लाएं, मैं कोशिश करता हूं और अपने आप में ये क्वेश्चन करता हूं, क्योंकि हमने भी जब खुद में पढ़ा तो हमने यही पढ़ा कि डबल क्लाउज जब आएगा, मोर देन वन क्लाउज आएगा तो एक का बनाते बाकी के छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में एक सवाल आया कि क्या यह नियम 100% लागू होता है, हर जगह सही करते हैं? तो जब इस तरीके का क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठा और जब हम इसको जानने के प्रयास किए तो पता चला कि हर जगह ऐसा नहीं होता है। तो ये हमारी क्यूरियोसिटी है ना, और हमारा अपना पर्सनल रिसर्च है कि इस पे हम काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि व्हाट इवन हर जगह क्वेश्चन पूछा जाए कि ये 100% लागू है नहीं है, तो यहाँ से जानकारी को इकट्ठा करते हैं और सबसे कुछ अलग करने का प्रयास करते हैं। और सबसे कुछ अलग करने का प्रयास आप सभी भी जीवन में कीजिए, ये बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात होती है, जिससे आप कुछ अलग कर पाए और सबसे अलग बन पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।